We were already studying human capital formation, and in that we have studied कि क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे होता है. हमें जो मेन टॉपिक आज स्टार्ट करना था दैट इज एजुकेशन, राइट. सो विल स्टार्ट विद द एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट. ये जो टॉपिक है इसमें काफी सारी नई चीजें आपको मिलेंगी. बेसिकली there are 5 areas in education which we have to study. पहले हम समझेंगे कि एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिटरेसी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आप समझिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सिर्फ एक पार्ट है एजुकेशन. सो एजुकेशन से ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें हेल्थ केयर भी आती है, बाकी चीजें भी आती है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन. इसके अलावा हम देखेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्यों जरूरी है, या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स यहां पे दोनों ही सेम बात है. क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछे या इंपॉर्टेंस के लिए बोले, एक ही चीज लिखनी है अपन को. नेक्स्ट इन दिस पोर्शन विल बी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों है, व्हाई गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन एजुकेशन. क्यों गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ता है, क्यों अपन इसको बाकी सब चीजों की तरह से फ्री मार्केट के ऊपर ना छोड़ दें कि खुद ही प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, खुद ही कंज्यूमर्स आ जाएंगे और वो अपने हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू मार्केट चल जाएगा. ऐसा क्यों नहीं होता. फिर एक इसमें टॉपिक है ग्रोथ का, और ग्रोथ के बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है चैलेंजेस, कि आज भी इंडिया में एजुकेशन को लेकर के क्या चैलेंजेस हैं. ठीक है, आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद एजुकेशन. होता क्या है पहले यहां से समझना चालू करते हैं. ओके, एजुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल्स और कॉलेजेस. तो एक यहां पे टर्म आती है जिसको हम समझते हैं लिटरेसी. क्या लिटरेसी और एजुकेशन सेम चीज है बच्चों? समझना, लिटरेसी इज डिफरेंट एंड एजुकेशन इज डिफरेंट. लिटरेसी का मतलब होता है आपको पढ़ना लिखना आता है कि नहीं. लिटरेसी इज जस्ट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट. अगर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो ना, तो आप लिटरेट हो. लेकिन इससे ही आपकी एजुकेशन नहीं आ जाती. एजुकेशन मतलब होता है नॉलेज. एजुकेशन इज रिलेटेड टू नॉलेज. और ये आपको आता है प्राइमरी एजुकेशन में, फिर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद फिर आप टर्शरी या प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन जब आप करते हो तब जाकर के आपको नॉलेज मिलता है. तो लिटरेसी एंड एजुकेशन आर बोथ डिफरेंट थिंग्स. एजुकेशन का मतलब कौन सी प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें टीचिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, और जो टीच और ट्रेन कर रहा है उसके सामने वाला जो प्यूपिल है, मतलब जो स्टूडेंट है, उसको क्या मिलेगी, उसको लर्निंग मिल जाएगी. मतलब दिस इज फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. स्कूल्स और कॉलेजेस में जनरली हमारी एजुकेशन मिलती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं. इट इंप्रूव्स नॉलेज. क्या इंप्रूव होता है भाई एजुकेशन से? नॉलेज. एंड डेवलप स्किल्स. इनफैक्ट स्किल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एजुकेशन के थ्रू जाता है, और उसी की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है. मतलब मैं अगर 3 टर्म्स यहां पे ले लूं, तीनों टर्म्स को फिर साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं. फर्स्ट इज योर लिटरेसी, सेकंड इज education, and third is human capital formation. तो तीनों में क्या फर्क है? लिटरेसी बेसिक स्टेज है, इससे सिर्फ आपको पढ़ने और लिखने की स्किल्स आएंगी. सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे पढ़, किस चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और इसके अलावा इससे और कुछ नहीं मिलता. सो लिटरेसी इज जस्ट लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर एजुकेशन. अगर आप लिटरेट नहीं हो तो एजुकेट कैसे होगे? एजुकेशन जो है इससे आपको मिलता है नॉलेज, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या मैं बोलूं आपका डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया,
इसका मतलब हो गया कि आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी मिल गई हैं, एबिलिटीज भी मिल गई हैं। सो सबसे छोटी टर्म है लिटरेसी। बेसिक लिटरेसी होगी तो जाके एजुकेशन, और एजुकेशन आपको मिल जाएगी तो जाके आपका डेवलपमेंट होगा। अगर मैं इसे सबसेट और सेट की तरह बनाऊं तो सबसे छोटा अगर सर्कल बनाऊं तो दैट इज लिटरेसी। ये किसका पार्ट है? एजुकेशन का पार्ट है। और एजुकेशन किसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दीज थ्री टर्म्स, लिटरेसी, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखते हैं आगे। एजुकेशन इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। बिना एजुकेशन के आपको इकोनॉमिक और सोशल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। हाउ वो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर अपन इंडिया को देखें तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन के जो लेवल्स हैं वो बहुत कम है। इनफैक्ट लिटरेसी रेशियो ही हमारा कितना है? अराउंड 74.04%। मतलब समझो हमारी पॉपुलेशन में अभी भी अराउंड 36% लोग कैसे हैं? इलिटरेट, जिनको पढ़ना ही नहीं आता। अगर इलिटरेट होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनको पढ़ना ही नहीं आता तो वो आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर उनको बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आता तो एजुकेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज अ चैलेंज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और हमारी तो पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है। अगर आपकी पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा, अराउंड मोर देन 1/3 हिस्सा अगर इलिटरेट है, तो आप सोचिए कि आपके यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ह्यूमन कैपिटल ऐसा है जो वेस्ट जा रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म ही नहीं हो पाया। राइट। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है। जबकि बाकी कंट्रीज में कैसा देखने को मिलता है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें 90 to 95% पीपल आर लिटरेट। लिटरेसी रेशियो की बात करें तो लिटरेसी और एजुकेशन क्या अलग अलग है? ये आइडेंटिकल तो है, लेकिन देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन हैं अलग अलग चीजें। एजुकेशन इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू लिटरेसी। भाई एजुकेशन बड़ा है, मैंने आपको बताया अभी। लिटरेसी जस्ट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। सिर्फ रीड और राइट कर सकते हो तो लिटरेट हो, लेकिन एजुकेटेड नहीं हो। कोई बंदा एजुकेटेड है तो पक्के से लिटरेट होगा, लेकिन कोई लिटरेट है तो जरूरी नहीं है वो एजुकेट हो पाए। एजुकेशन ऑन द अदर हैंड एनकम्पास थ्री फेजेस, थ्री पैरामीटर्स। इसमें तीन तरह की एजुकेशन होती है भाई। प्राइमरी एजुकेशन जो आप छोटी क्लासेस में लेते हो, फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो आप बड़ी क्लासेस में लेते हो, और फिर आप टर्शियरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन लेते हो कॉलेजेस वगैरह में। वाइल ऑल एजुकेटेड पीपल आर लिटरेट। ये लास्ट वाला पॉइंट अच्छा है एमसीक्यू के लिए, दिस इज गुड फॉर एमसीक्यूज। While educated people are literate, all literate people are not necessarily educated. सारे के सारे literate educated होंगे ऐसा जरूर नहीं है, राइट? तो अगर एजुकेटेड है तो लिटरेट है, हाँ। अगर लिटरेट है तो एजुकेटेड है, नहीं। लिटरेट है, सिर्फ उसको पढ़ना लिखना आता है, 5th क्लास तक पढ़ा है ऐसा मान लो उसको, या फिर उसको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है लेकिन उसको पता है लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, जो अपन बोलते हैं उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, या जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। तो ऐसे केस में आप एजुकेटेड तो नहीं हो ना, लिटरेट हो, एजुकेटेड नहीं हो। दैट्स व्हाई लिटरेट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि एजुकेटेड पक्के से हो गई। यू कैन बी, यू मे नॉट बी, लेकिन एजुकेटेड हो तो पक्की बात है कि लिटरेसी वहां पे होगी। सो दिस वाज द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट कि एजुकेशन और लिटरेसी कैसे अलग अलग होते हैं और एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। मैंने अभी भी आपको बताया है कि मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का। तो अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। क्यों आपकी जो एजुकेशन है वो जरूरी है। एजुकेशन की अपन देख रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। आप सोचिए कि आप एजुकेटेड अगर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस हैं, आपने क्या कर लिया एजुकेशन लेकर के। क्यों आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ एजुकेट होने में ही निकाल देते हो। 20-25 ईयर्स ऑफ एज तक इंसान पढ़ता ही रहता है, ऐसा क्यों करता है? क्या मिल जाता होगा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जरा सोचिए, थिंक अबाउट इट। देखो भाई, एजुकेशन से जो आपको पहली चीज मिलने वाली है वो तो ये है कि आपकी एक पर्सनालिटी बन जाएगी। You'll be able to talk
in an efficient manner. You'll be able to enter into conversations and discussions. आप अपनी opinions दे पाओगे. एजुकेशन के साथ ये बहुत इजी हो जाता है. एजुकेशन के साथ आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हो. अगर आप पढ़े लिखे हो तो दे आर मोर लाइकली चांसेस कि आप क्राइम वगैरह नहीं करोगे. सो क्योंकि आपको पता है कि चीजों के क्या रिपोर्कशंस हो सकते हैं. आपको अच्छा और बुरा पता पड़ जाता है. आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर सकते हो जो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है. आप पढ़े लिखे होगे तो आप खुद के एबिलिटीज को भी और नेचुरल रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज कर पाओगे. एफिशिएंट तरीके से वेस्टेज नहीं करोगे. आप इसके अलावा और क्या एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हो सकती है. एजुकेशन की वजह से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी कंट्रीब्यूट करोगे. सो देयर आर मैनी एरियाज जहां पे मैं बोल सकता हूं कि एजुकेशन जो है वो आपको हेल्प करता है. इन सब वजह से हम लोग एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस करते हैं. इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड वो अच्छी पर्सनैलिटी बनेगा. वो पर्सन एजुकेटेड है उसकी स्किल्स अच्छे से यूज कर पाएगा. वो पर्सन एजुकेटेड है तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा. पर्सन एजुकेटेड है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा. एजुकेटेड है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा. तो ये सारे फायदे होते हैं एजुकेशन के. ये आपकी लाइफ को थोड़ा इजी बनाया था. लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. या मैं ऑब्जेक्टिव भी बोल सकता हूँ. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. जरा ये देखते हैं. सो एजुकेशन प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे क्योंकि आप पढ़े हो. एक कंट्री के जो सिलेबस है करिकुलम को आप पढ़ रहे हो तो आप जानते हो क्या कल्चर है आपका. आप जानते हो कि नेशनल एंथम के टाइम पे आपको खड़ा होना होता है. यू हैव टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग. यू हैव टू अबाइड बाय द लॉज. ये सब चीजें आपको पता है. इट डेवलप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एजुकेशन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री. अब क्या कंट्री में सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो हर एक एरिया के अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. कहीं पे कोल माइंस होती हैं. कहीं पे क्वारीज होती हैं. अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज होते हैं. कहीं पे रिवर्स हैं. तो वो अलग अलग एरियाज अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपना अपना यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अगर वहां के लोग एजुकेटेड होंगे तो. इट एक्सपैंड्स मेंटल होराइजन. आपका जो सोचने का तरीका है आपका जो आपकी जो सोच है उसको एक्सपैंड करता है एजुकेशन. राइट. इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अल्टीमेटली आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो वो कंट्री के लिए प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा. उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजन्स. क्योंकि आप एजुकेटेड हो किसी एक खास कल्चर को आप बिलोंग करोगे और उसको आगे भी बढ़ाओगे. आप देख लीजिए कहीं पे भी किसी भी सिविलाइजेशन में कल्चर तभी फ्लरिश किया है जब वहां पे एजुकेटेड लोग वगैरह एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन उन्होंने अडॉप्ट किया है. उसके बाद इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. ह्यूमन पर्सनैलिटी को भी ये डेवलप करता है. अब ये 7 पॉइंट्स हैं. इन 7 पॉइंट्स को हमें याद भी करना है. तो मैं बोलता हूं आप कीवर्ड्स ध्यान रखिए. बाकी लाइन आप लिख सकते हो. एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एज इट इज जो बुक में है वो का वो लिखो क्योंकि कोई एक बुक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. इसके अलावा आप इतना याद भी नहीं कर पाओगे. नाउ यू हैव रीच्ड एट दैट लेवल वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिटेन एवरीथिंग इन योर ब्रेन. 5 सब्जेक्ट्स हैं. बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं. So what you should do, you should always remember the key points. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खास करके आपको जो की पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए. तो आप क्या करेंगे की पॉइंट लिखेंगे और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन डालते रहेंगे. फिर से की पॉइंट लिखा और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दिया. इस तरह की दिखेगी आपकी कॉपी. और एग्जामिनर को बहुत आराम से इजी हो जाएगा. वो की पॉइंट पढ़ेगा, थोड़ी बहुत लाइंस पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक है, और वो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दे देगा. दिस इज हाउ इट इज डन. तो आपको क्या करना है. आपका आंसर खासकर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैराग्राफ पे पैराग्राफ नहीं भरने हैं. आपको की पॉइंट लिखना है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन देना है. सो अब कुछ चीजों को याद करने के लिए आपको है ना अपने हिसाब से अपनी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यहां पे अपन क्या ट्रिक बना सकते हैं. देखो भाई, मैं जो कीवर्ड्स हैं वो सब मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं. उन कीवर्ड्स में से हम क्या कर सकते हैं, एक इस तरह का उनके फर्स्ट लेटर से हम एक इस तरह का शॉर्ट एक्रोनिम टाइप बना सकते हैं जिसको हम लोग याद कर सकें. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो बनता है वो बनता है PUSHERS.
एस, पुशर्स. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन? कि हम पुशर्स बन जाएं. पी फॉर पर्सनैलिटी. देखिए लास्ट पॉइंट है, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी. यू है यूज. किसका यूज? अपनी खुद की एबिलिटीज का भी, साथ में नेचुरल यूज रिसोर्सेस का भी. यू कैन सी दैट इन पॉइंट नंबर 3. एस, एस स्टैंड्स फॉर टू थिंग्स. यहां पे दो एस है. एक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच इज द सेकेंड पॉइंट. और दूसरा एस जो है, दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड. अब क्या है, इसको भूल सकते हो तो आप स्टैंडर्ड किस चीज का, तो आप ब्रैकेट में कल्चरल लिख लो. कल्चरल स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट इज एच. एच का मतलब इट विल बी योर होराइजन, मेंटल होराइजन. ठीक है. ई. नाउ व्हाट इज ई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. व्हाट इज आर? आर विल बी योर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, द फर्स्ट पॉइंट. सो पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे लिखते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अगर इस तरह से इसको याद रखोगे, आपको कीवर्ड याद रहेगा पुशर्स, तो आप हर एक टर्म को जो कीवर्ड है वो अगर आपको याद है तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो. इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर यू टू मग अप ईच एंड एवरीथिंग, खासकर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जहां पे इतना वास्ट आपके पास करिकुलम है. फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर कॉपीज, उसके अंदर आपको ये सब लिखना है. एज आई टोल्ड यू, इस बार हो सकता है प्रैक्टिकल्स में थोड़ी सो कहीं ना कहीं आपके जो कॉपी है उस वो काम आ सकती है आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को जज करने में. और अदरवाइज मैं बोलता हूँ कि अब ठीक है ना, आपने पूरे साल कुछ लिखा नहीं है. आप स्कूल में होते तो आपको लिखना की प्रैक्टिस होती है. अभी आपने पूरे साल कुछ नहीं लिखा, बोर्ड एग्जाम में जाते जाते आपको लिखना पड़ेगा. देखो बोर्ड के एग्जाम तो होंगे, देयर आर वैक्सीन आउट देयर. वैक्सीन आ गए हैं, सब तरह की प्रोसेस चली रही है गवर्नमेंट की. एग्जाम्स एक के बाद एक हो ही रहे हैं. सो सीबीएसई के एग्जाम्स भी होंगे. ठीक है, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है गवर्नमेंट का रोल या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन. क्यों गवर्नमेंट एजुकेशन पे फोकस करती है? हमने पढ़ लिया मीनिंग, हमने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स. अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की, गवर्नमेंट के रोल की. देखिए एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट के अलावा कोई और इन्वेस्ट नहीं कर सकता. ह्यूज अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड. आप समझिए हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. आर इकोनॉमिक सिस्टम इज सच जहां पे हमने मिक्स इकोनॉमी को चूज किया है. क्या होता है मिक्स इकोनॉमी में? देयर आर सम सेक्टर्स जो पब्लिक के हाथ में होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, और सम सेक्टर्स आर फॉर प्राइवेट डिसीजन मेकिंग. लेकिन क्या है, एजुकेशन ऐसा सेक्टर है ना, इसको हम लोग पूरा का पूरा गवर्नमेंट में भी नहीं डाल सकते और पूरा पूरा प्राइवेट में भी नहीं डाल सकते. तो हमने थोड़ा मिक्स कर रखा है इसको. यही तो एडवांटेज है मिक्स इकोनॉमी का. अब गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है उतना प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता. चलो मान के चलते हैं पूरे इंडिया में हमें एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज डेवलप करनी है. हर सिटी में हमें कॉलेजेस और स्कूल्स खोलने नए नए. क्या इतना इन्वेस्टमेंट कोई प्राइवेट एंटिटी कर पाएगी? बहुत मुश्किल होता है. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन. इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज ह्यूज. बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा. दैट्स वाई एजुकेशन इंडिया में एजुकेशन में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं उतरता. मतलब पहले एक बार आप मेरी बात समझना, मेरी तरफ देखना. आपको तीन चीजें समझनी है. फर्स्ट स्टेज, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करने की पावर नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर नहीं पाता, इसीलिए गवर्नमेंट को करनी पड़ती है. अच्छा मान के चलो 10 प्लेयर थे जो इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उसमें से 5 ऐसे हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनके पास पैसा नहीं है, वो हट गए.
अब 5 प्राइवेट प्लेयर्स रह गए जो चाहते हैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतनी उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इस एरिया में। क्यों? क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेबिलिटीज नहीं है। तो इस तरह से 3 रीजन बनते हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। फर्स्ट, नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सेकंड, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। क्यों? क्योंकि उनको उनकी बहुत ह्यूज कॉस्ट लगती है, वो रिकवर करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक साथ तो रिटर्न नहीं आएंगे, बहुत लंबे टाइम बाद रिटर्न आना चालू होंगे। आप कई सालों तक इन्वेस्ट करते रहोगे एजुकेशन सिस्टम में, तब जाके एक सिस्टम डेवलप होगा, तब जाके नए स्टूडेंट्स उसमें एनरोल होंगे और उनकी पेइंग कैपेबिलिटी भी बनेगी, तो आपका पैसा तब जाके आपको आपके पास वापस आएगा। पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक आवर्स कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस। ये 3 रीजन हो गए। पहला क्या? ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, पैसा लेट आएगा, मतलब रिकवर होने में दिक्कत होगी। और तीसरा, अफोर्डेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि ज्यादा महंगा एजुकेशन उनको मिले। इन 3 रीजन की वजह से फ्री में कौन देगा भाई? फ्री में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता, फ्री में गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट कि गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो एजुकेशन जैसे सेक्टर में, जहां पे रिटर्न बहुत कम है, जहां पे लोगों की एबिलिटी बहुत कम है पे करने की, और जहां पे इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है, वहां पे कौन इन्वेस्ट करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। बहुत ही इजी सा टॉपिक था ये। सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन? फर्स्ट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप साथ में रिपीट करते जाओ, याद हो जाएगा। फर्स्ट इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सेकंड, द रिटर्न इज वेरी लेट and the cost is huge. Third is the affordability is very low. People cannot afford high prices of education. ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने क्या, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को हम लोग देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, तो ये तो टॉपिक का नाम हो गया। चैलेंजेस क्या है एजुकेशन सेक्टर में? देखिए जरा भाई, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारी कंट्री में लिटरेसी बड़ी कम है। मैं चैलेंजेस एक बार आपके लिए लिख देता हूं कि चैलेंजेस क्या है। फर्स्ट चैलेंज इज बायसनेस। बायसनेस मतलब हम पहले से ही मन बना के बैठ चुके हैं कि गर्ल्स को पढ़ाई नहीं, पढ़ाने के लिए भेजना नहीं है, गर्ल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको घर पे रह के घर के काम करना चाहिए, ठीक है, या बच्चों को इन जनरल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देयर इज अ बायसनेस इन द माइंड्स ऑफ पीपल स्टिल इन द विलेजेस एरिया स्पेशली, जहां पे वो नहीं चाहते कि गर्ल चाइल्ड पढ़े। तो हमारी आधी पॉपुलेशन तो गर्ल चाइल्ड से भरी है ना भाई। वो आधी पॉपुलेशन में लोगों का अगर मन नहीं, पेरेंट्स का अगर मन नहीं उनको पढ़ाने का, तो वो कहीं ना कहीं नहीं पढ़ाएंगे। बच्चा इतना छोटा होता है, वो खुद के हिसाब से नहीं कर सकता सब कुछ मैनेज, वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो वो एक चैलेंज है। दूसरा जो चैलेंज है दैट इज इलिटरेसी। इलिटरेसी इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? पहले से ही लोग बहुत इलिटरेट हैं। अब तो क्या है, जो नए लोग आ रहे हैं, मतलब जो नई जनरेशन हैं, उसमें आपको 95% तक एनरोलमेंट मिलेगा। मतलब आज जो भी पढ़ने के एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, 4 साल से लेके 14 साल 15 साल तक की एज वाले, वो सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं लगभग 95%। 5% आर स्टिल मिसिंग। वो भी बड़ा नंबर हो जाता है इंडिया की पॉपुलेशन को कंसिडर करते हुए। लेकिन अगर मैं लिटरेसी की बात करूं ना, तो अभी भी 36% लोग ऐसे हैं जो लिटरेट है। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये कैसे 95 और 36? ये तो मैच नहीं हो रहा भाई। ये मैं 95 बोल रहा हूं ना, ये 95 में बोल रहा हूं ओनली स्कूल गोइंग एज ग्रुप, 14 साल से कम कम वाला। लेकिन ये 36% में बोल रहा हूं ना, ये टोटल पॉपुलेशन का बोल रहा हूं। समझने की कोशिश करना। टोटल पॉपुलेशन में अभी भी 36% लोग इलिटरेट क्यों हैं? क्योंकि उनकी पढ़ने की एज निकल गई है, वो काम धंधे पे लग गए। दे आर मेनली अडल्ट और ओल्ड एज पीपल। सो हालांकि ये रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज ये ओल्ड एज पीपल कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन पैरिश करेगी, इनकी डेथ्स हो जाएंगी। और जो नई पॉपुलेशन आ रही है उसमें तो आप देख रहे हैं 95% तक स्कूल जाने लग गए। तो ये बढ़ तो जाएगा। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि आज कोने कोने में एजुकेशन क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ये 36% लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलिटरेट है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर।
देखिए, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, अपने हर साल अपने बजट में ऐसा लेके चलती है कि एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च करेंगे, एंड इट इज नॉर्मली सेट कि 6% तक होगा, 6% ऑफ जीडीपी। हमारा प्लान क्या है कि जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, ये प्लान है। लेकिन बजट बिगड़ जाते हैं, पैसा बचता नहीं है, खर्च कम हो पाता है। ओनली 4% और 5% समटाइम्स हम क्या कर पाते हैं, खर्च कर पाते हैं। तो आपने जितना प्लान किया था उतना आप स्ट्रेस दे नहीं पाए एजुकेशन पे। जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहती थी उतना कर नहीं पाई। आप सोचो 6% और 4%, आपको 2% का डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन आप 6% के रिलेशन में देखो कि टोटल 6% के हिसाब से देखें तो 2% का जो ये फॉल है ना, दिस इज वन थर्ड फॉल। हम हमारे बजट का, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 100 करोड़ का बजट देना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, हम 66 करोड़ ही दे रहे हैं, 33 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो इतना इन्वेस्टमेंट और करते तो वन थर्ड डेवलपमेंट और होता ना, वो नहीं हो पा रहा। सो दिस इज अ बिग रीजन, ये एक चैलेंज है। 3 चैलेंजेस हुए, बायसनेस हुआ, इलिटरेसी हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ। नेक्स्ट इज वोकेशनलाइजेशन, या मैं बोलूं स्किल्स। वोकेशनलाइजेशन नहीं है एजुकेशन में। हमारी एजुकेशन अभी भी कैसी है, डिग्री पे फोकस करने वाली। ठीक है, एक है एक्सेस। रूरल एरिया ऐसे हैं जहां पे स्कूल की एक्सेस नहीं है। अभी अर्बन एरियाज में तो आपको 1 किलोमीटर के आपके रेडियस के अंदर आपको 4-5 स्कूल मिल जाएंगे आराम से। लेकिन अर्बन एरियाज में अब भी बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है स्कूल्स के लिए, और वो बहुत मुश्किल होता है। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हर गांव में स्कूल अभी भी नहीं है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं जो हमें आते हैं इंडिया में। आज भी एजुकेशन इसकी वजह से एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन बना हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं अपन इसको, थोड़ा इसके बारे में जनरल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स है वो क्या है। देखिए जरा, एजुकेशन स्टिल चैलेंजिंग प्रोपोजिशन के बारे में बात करते हैं। आज के बारे में बात करें तो इट इज एनकरेजिंग टू नोट दैट नियरली 96.5% ऑफ चिल्ड्रन आर नाउ स्कूल गोअर्स। 96.5% बच्चे क्या अभी भी स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन बैकड्रॉप में बात करें तो हमें देखने को क्या मिलता है कि ये चिल्ड्रन कौन से हैं, स्कूल गोइंग ही है, मतलब 6 to 14 ईयर्स वाले। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू बी डिसअपॉइंटिंग। अभी भी क्वालिटी नहीं है, पढ़ाई में अच्छी क्वालिटी नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं जा रहा, टीचर्स जो है वो अच्छे ट्रेन नहीं है, और इंफ्रा अच्छा नहीं है। वो बच्चों के स्कूल जो है वो बहुत खराब होते हैं, आप देखते ही होंगे न्यूज पे कहीं ना कहीं दीवारें गिरी हुई हैं, उनको जमीन पे बैठना पड़ रहा है, ठंड का मौसम है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अ सर्वे ऑफ चाइल्ड राइट्स फॉर यू एंड यू, CRY, ये एक एनजीओ है, इसके सर्वे के अंदर बोला है फाइंड दैट चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी रिफ्यूज एडमिशन टू स्कूल्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। होता है ना, टीसी का चक्कर पड़ जाता है। बर्थ रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रॉब्लम आते हैं एडमिशन में। एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की परेशानी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ जाते हैं, और उस वजह से बच्चों का एनरोलमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, गांव के पेरेंट्स बड़े भोले होते हैं, उनको ज्यादा चीजें पता होती नहीं है। वो किसी स्कूल में गए, उन्होंने 2-3 डॉक्यूमेंट मांग लिए, हो सकता है वो बाद में अगली बार आए ही नहीं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। तो दिस इज अ चैलेंज। In some cases, parents of school-going children are compelled to pay fees. तो ये तो एजुकेशन में एक्सपेक्ट करेगा ही ना, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आपको एजुकेट करा रहा है वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा क्या कि आप उसको फीस दो। लेकिन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक चैलेंज बन जाता है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। पैंडेमिक की सिचुएशन में भी बहुत सारा ऐसा हुआ, बहुत जगह पे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, वो बोल रहे हैं 1 साल ड्रॉप कर दे, थिंग्स लाइक दैट। तो ये ऐसे बॉटल नेक्स हैं, चैलेंजेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मेन चैलेंजेस क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, बहुत सारे इलिटरेट है। मैं जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो, ये चैलेंज में कोई ना कोई एक पैरामीटर ज्यादा होगा, कोई ना कोई एक पैरामीटर कम होगा। तो आप कीवर्ड याद रख लो, उसी के साथ ये लिख दो, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है। देखते हैं कैसे। इलिटरेट बहुत है। दूसरा मैंने आपको बताया, वोकेशनलाइजेशन नहीं है। वोकेशनलाइजेशन नहीं है मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग होती है स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह हो गई। तो आपको डिग्री तो मिलती है लेकिन आपको स्किल्स नहीं मिलती, इसकी वजह से आप ऐसे बन जाते हो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है और पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड है।
ग्रेजुएट हो और फिर भी अनएम्प्लॉयड हो, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हो। मैंने आपको किसी चैप्टर में बताया हुआ है कि भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाती है जहां पे बेरोजगार आते हैं और वहां से उनको जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन अब वोकेशनलाइजेशन नहीं है ना, तो इस वजह से लोग अपने हिसाब से तो जॉब नहीं ढूंढ पा रहे, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे आकर के भीड़ लग जाती है। इस तरह का प्रॉब्लम है। जेंडर बायस, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, ये अभी भी एक सिग्निफिकेंट जेंडर बायस है। हालांकि सिटीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन विलेज एरियाज में स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम। खासकर फीमेल चिल्ड्रन के अंदर उनको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। उनका ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत ज्यादा। ड्रॉप आउट रेशियो मतलब कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट करना मतलब स्कूल छोड़ देना। तो ड्रॉप आउट रेशियो इन केस ऑफ फीमेल्स इज कंसिडरेबली हाई, राइट। नेक्स्ट है एक्सेस बहुत कम है, खासकर कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में। लोगों को बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंचना होता है, बहुत मुश्किल से स्कूल पहुंच पाते हैं। प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रॉब्लम बिकॉज लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आज भी बहुत सारे। तो रिच को अच्छी और पुअर को बुरी एजुकेशन मिलती है, तो एक उनके बीच में एक गल्फ क्रिएट हो जाता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। देयर इज ऑलमोस्ट अ ड्रॉट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उनके लिए तो एक तरह से अकाल पड़ा हुआ है। पुअर सेक्शंस के लिए तो पढ़ने के एवेन्यूज ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नेक्स्ट इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना वो भी बहुत कम है। 6% का हमारा टारगेट है, उसके लिए गवर्नमेंट पता है टैक्सेस लेती है ना, उस टैक्स के अंदर भी टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगाती है। आपने कभी पहले सुना, अभी तो उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन पहले उसका नाम था एजुकेशन सेस। आज उसका नाम चेंज होकर के हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। तो हेल्थ के लिए भी, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी कलेक्ट होता है। जो भी इनकम टैक्स कलेक्ट होता है उसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट होता है। तो अब क्या है, 4% बहुत कम दिखता है, लेकिन इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है। सो बहुत सारा पैसा कलेक्ट होता है। गवर्नमेंट सोचती है कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च करेगी एजुकेशन पे, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन पे खर्चा 4 या 5% ही होता है। ये 1 या 2% बहुत कम दिख रहा है, लेकिन ये जब इतने सारे करोड़ों रुपए से मल्टीप्लाई होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आता है। बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा होता है जो हमें खर्च करना था लेकिन नहीं कर पाए। तो उन बच्चों तक पहुंचना था, उन बच्चों के लिए लगना था, इन्वेस्ट होना था, वो नहीं लग पाया, वो प्रॉब्लम हो जाती है। दिस पॉइंट्स टू अ गैप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड और डिजायर्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली अचीव्ड। जो आपकी डिजायर है, जो आपकी गवर्नमेंट की डिजायर है और जो आपने अचीव किया है, उन दोनों में गैप इसलिए देखने को मिलता है। तो एक शानदार बात यहां पे लिखी हुई है, इलिटरेसी इज द इलिटरेसी ब्रीडिंग पॉवर्टी एंड पॉवर्टी ब्रीडिंग इलिटरेसी। इस तरह की विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। कहां पर? इस तरह की सिचुएशन में अगर एजुकेटेड नहीं हो, इलिटरेट हो, तो पुअर हो गए क्योंकि जॉब नहीं मिलेंगे। पुअर हो तो आगे बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाओगे, तो वो भी इलिटरेट रह जाएंगे, और उनकी इलिटरेसी की वजह से उनको भी जॉब नहीं मिलेगा, तो वो भी पुअर रह जाएंगे। तो इलिटरेसी ब्रीड्स पॉवर्टी एंड पॉवर्टी ब्रीड्स इलिटरेसी। इस तरह की विशियस साइकिल में जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का वो फंसा हुआ है इन इंडिया। गवर्नमेंट को जितना खर्चा करना है उतना वो कर नहीं पा रही है। प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको फीस चाहिए तो उनकी फीस इतनी हैवी पड़ती है कि अफोर्ड नहीं कर सकते जो पुअर सेक्शंस हैं। सर, अगेन ये जो चैलेंजेस हैं इनको इनको कैसे याद करें? देखो भाई, आपको बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से अ, जो इनके एक्रोनिम्स हैं। मैं इसके लिए भी आपके लिए बना देता हूं एक्रोनिम, लेकिन मैं हमेशा आपको कीवर्ड्स फोकस करूंगा, उसका मीनिंग समझाऊंगा। आपको उन कीवर्ड्स से कुछ एक्रोनिम या उनको याद कर लेना, आपको जैसे भी याद होता हो। एक्रोनिम जरूरी नहीं है, आप उसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, लिख लिख के याद करो, तो हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं आपके लिए क्या करता हूं, इसको एक एक्रोनिम बना देता हूं, बिग पाव। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो बड़ा अजीब सा हो गया। मुंबई में मिलता है वड़ा पाव, दैट इज एक्चुअली वड़ा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अजीब सा, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं वड़ा को बड़ा बोलते हैं, बड़ा मतलब बिग, थोड़ा सा रेडिकुलस है, लेकिन याद करने के लिए अगर कुछ मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। सो बिग पाव से आप याद रखिए। बिग कैसे हुआ बताता हूं एक एक करके। बी फॉर बायसनेस, यहां पे जो बी है दैट स्टैंड्स फॉर बायसनेस। आई स्टैंड्स फॉर इलिटरेसी।
G for government expenditure. P stands for privatization. A stands for access. और V stands for vocationalization. अब सर इसके आगे वाला कैसे याद रखेंगे, आगे या पीछे कीवर्ड से इतना थोड़ी लिखेंगे। देखो भाई, आपको सिर्फ ये जज करना है इनमें से कौन सी चीज ज्यादा थी कौन सी कम थी। जैसे बायसनेस कैसी है, ज्यादा है, ठीक है, तो हाई बायसनेस या मोर बायसनेस, बायसनेस या जेंडर बायसनेस आपको याद आ जाएगा इससे। इलिटरेसी, हाई इलिटरेसी, मैंने अपवर्ड जो एरो बना रहा हूं वो हाई के लिए है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना प्लान कर रही होता खर्च नहीं कर पा रही। प्राइवेटाइजेशन, हाई प्राइवेटाइजेशन, वैसे प्राइवेटाइजेशन अपने आप में सफिशिएंट है। ए लो एक्सेस, कम एक्सेस है, रूरल एरियाज को खास करके वहां पे बच्चों को एक्सेस नहीं है। वोकेशनलाइजेशन इज वेरी लो, एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन नहीं है। तो ये सब हो गए आपके वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस जो आज की तारीख में एजुकेशन में हम लोग फेस करते हैं। आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एरिया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही वाला है, एजुकेशन वाला, जिसमें अपन ने आज 5 चीजें पढ़ी, मतलब एक चीज तो उसमें से हट चुकी है। सो फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने एजुकेशन के अंदर पढ़ा मीनिंग, हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस, हमने पढ़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ग्रोथ हमने नहीं पढ़ा क्योंकि वो हट गया है, और हमने अभी भी पढ़ लिया है चैलेंजेस। चैलेंजेस का एक्रोनिम क्या था, चैलेंजेस का एक्रोनिम आपके लिए मैंने बताया था बिग, PAV। इसको PAO याद मत रखना, PAV याद रखना, लिख लो कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंस के लिए हमारा क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए पुशर्स, PUSHERS। एजुकेशन के लिए पुश करना पड़ता है ना बच्चों, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के 3 रीजन से। पहला रीजन तो था कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, दूसरा रीजन रिकवरी लेट होती है और बहुत बड़ी कॉस्ट रिकवर करनी होती है जो प्राइवेट सेक्टर इतना वेट नहीं कर सकता है। एंड थर्ड, एबिलिटी टू पे बहुत कम होती है। ये 3 रीजंस यहाँ पे होते हैं। इसको कोई एक्रोनिम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद हो जाएंगे। और बाकी मीनिंग में जनरल बातें थी। सो दिस पोर्शन इज ऑल्सो डन।